नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। रोज बरोज एक एक नए मुद्दे के साथ हम बातचीत करते हैं। रोजाना कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है ताकि जो समाज से जुड़े हो, जिनका सीधा सरोकार हो। आज हम दो अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत के बाद जो कुछ हुआ उसने देश को शर्मसार किया है। हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ध्वनि मत से जो प्रस्ताव पास हुआ विश्वास मत का, उस पर जो विवाद हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या इस वक्त ये जरूरत महसूस की जा रही है कि दोबारा, जैसा कि शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से डिमांड की जा रही है कि दोबारा से विश्वास मत हासिल करें, क्या ये चीज मुमकिन हो पाएगी? इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम दूसरे मुद्दे पर चलेंगे, वहां पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि गुजरात सरकार की तरफ से एक बिल पास किया गया है जिसमें वोटिंग राइट्स एक तरह से कंपलसरी कर दिए गए हैं, लाजमी बना दिया है। हर व्यक्ति को जो है वोट देना है, लेकिन ये फिलहाल लोकल बॉडीज के जो चुनाव होंगे उसमें ये चीज कंपलसरी की गई है। आखिर इसके क्या कुछ असर पड़ेंगे? क्या ये जो है एक सरकार का अच्छा कदम है? इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर के जो कुछ विरोध हो रहा है उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ मेहमान हैं जिनका हम परिचय कराते चले, चूंकि चर्चा से पहले परिचय जरूरी है। नंद किशोर गर्ग साहब हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ रामाधार शर्मा हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ मुश्ताक अहमद साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ भूपेंद्र धर्मानी, अजीत वर्मा, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर राजबीर सोलंकी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आपको बताएं कि विश्वास मत प्रस्ताव के बाद जो कुछ महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर हुआ उसने देश को एक तरह से शर्मसार किया है, क्योंकि जिस तरीके से ध्वनि मत से जो प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद जो धक्का मुक्की की नौबत आई, उसमें नतीजा ये हुआ कि गवर्नर के हाथों में चोट आई है और फिर कार्रवाई हुई। 5 विधायकों को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर राजनीति किस तरह से आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र की, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले धर्मानी साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो कुछ इस वक्त महाराष्ट्र में विधानसभा के अंदर हुआ निंदनीय है, उस पर जितनी भी एक तरह से निंदा इसकी की जाए वो कम है। लेकिन वहां की जो राजनीति है, चूंकि एक तरफ अगर देखा जाए एनसीपी बराबर इस बात का भरोसा दिला रही थी कि वो बाहर से समर्थन करेगी, लेकिन सदन के अंदर उसका व्यवहार एक तरह से खामोश रह करके वो किस चीज को जाहिर कर रहा था? देखिए, मुझे ये लगता है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि किसी भी प्रकार की हिंसा लोकतंत्र में स्वीकार नहीं की जा सकती और चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकार का व्यवहार तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही। अभी तक यूपी की असेंबली और हरियाणा में या पंजाब की असेंबलीज में तो इस तरह के देखे थे सीन, लेकिन अब ये महाराष्ट्र जैसे असेंबली में भी इस तरह के पहुंचना और फिर गवर्नर के साथ हाथापाई करना, इसकी तो भर्त्सना कर ही जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगा कि जिस प्रकार का वहाँ पर माहौल हुआ है उसके पीछे का कारण कुछ भी रहा हो, गवर्नर के साथ जो राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल हैं, जो किसी भी प्रदेश के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, उनके तक आप अपनी बात पहुंचाने के बाद उनके साथ इस प्रकार की हिंसा करना, मुझे लगता है उसके बाद जो एक्शन लिया गया है, सस्पेंड 5 एमएलए किए गए हैं, विधायक किए गए हैं, ये बहुत पर्याप्त नहीं है। ये एक ऐसा सिग्नल जाना चाहिए कम से कम चुने हुए प्रतिनिधियों को कि इस प्रकार के व्यवहार को किसी भी कीमत पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु जो कुछ भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुआ उसमें मुझे नहीं लगता कि ये उनकी विपक्ष की मांग बेमानी है कि आप वोटिंग करवाइए, प्रत्यक्ष वोटिंग करवाइए। वॉइस वोट के ऊपर वो अगर स्वीकार नहीं कर रहे थे, नहीं, लेकिन तो मुझे लगता है कि अगर कुछ जो है सदस्य मत विभाजन की डिमांड कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या था?
मैं भी तो वही कह रहा हूं, मेरी बात को ही आप प्रश्न के रूप में ले रहे हैं। मैं तो कह ही रहा हूं ये बात कि अगर विपक्ष ये चाह रहा था कि मत विभाजन किया जाए, वोटिंग करवाई जाए, तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए था। यही मैं बात कह रहा हूं। और उसको अगर नहीं स्वीकार किया जा रहा था तो ये भी एक अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब आप सरकार के लिए विश्वास मत की बात करते हैं और ध्वनि मत आने के बाद, क्योंकि जिस प्रकार का वहां पे समीकरण है, जिस प्रकार का सीटों का बंटवारा है, ध्वनि मत से ये चीजें स्पष्ट नहीं हो सकती थी। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना एक्सपर्ट कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि जो 5-10 व्यक्तियों की ध्वनि को ही जज कर सके कि ये इधर ज्यादा है और इधर कम है। इसलिए वहां पे मत विभाजन की उनकी डिमांड स्वीकार की जानी चाहिए थी। अगर वो नहीं करते तो बात अलग थी, पर अगर उन्होंने की थी, विपक्षी नेता आपने घोषित कर दिया था, विपक्ष का नेता अगर ये कह रहा है कि आप यहाँ पे मत विभाजन करवाइए, तो उसको करवाया जाना चाहिए था। ये जरूर होना चाहिए। और ये जो कुछ भी हुआ उसके वो नहीं हुआ, यानी आप उसकी आप मांग लेकर गए हैं। आप जब ध्वनि मत से जिस तरह से हुआ वो ठीक था। मैं कह रहा हूं ध्वनि मत के बाद वहां पे अगर आपकी बात नहीं मानी गई, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, एक आप वहां गए हैं राज्यपाल के पास, जो कुछ भी विधानसभा में हुआ आप उसकी शिकायत लेकर गए हैं। अब राज्यपाल उस पर क्या एक्शन लेते हैं, उनको कुछ समय तो दिया जाना चाहिए था ना। और वहां जाके आप अगर हिंसा कर रहे हैं तो ये उससे भी ज्यादा मेरे को लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। रामाधार, क्या कहेंगे आप? देखिए, विधानसभा आमतौर पर हमारे देश में चाहे किसी लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, पहला विश्वास मत जो प्राप्त किया जाता है उसमें मुझे शायद कोई उदाहरण याद नहीं आता जो ध्वनि मत से पारित किया गया हो। बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट दिल्ली में थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और एक मत से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक मत से सरकार गिर गई थी। उस दिन भी अगर ध्वनि मत से वाजपेयी जी इंसिस्ट करते और लोकसभा अध्यक्ष शायद बाल योगी जी थे, स्वर्गीय बाल योगी जी, वो अगर ध्वनि मत से पारित कराते तो वहां पे एज ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो एक भाजपा लेड गवर्नमेंट ने दिल्ली में, देश में एक जो स्वस्थ परंपरा निभाई थी, आज उस स्वस्थ परंपरा को इन्होंने मुंबई में बिल्कुल धूल धूसरित कर दिया। 5 विधायक सस्पेंड हुए 2 वर्ष के लिए। अब इसको देखना होगा कि ये 5 विधायक जो सस्पेंड हुए 2 वर्षों के लिए, इसका वहां के जो विधानसभा हंग असेंबली है, उस हंग असेंबली के इक्वेशन पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और हम सब देख रहे हैं कि बीते वर्षों में सामाजिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, लोगों के सोचने समझने की प्रवृत्ति उग्र हो गई है, और हमारी कार्यपालिकाएं जो हैं वो उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रही है, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व। तो जैसा हमारा सामाजिक मूल्य है, जैसा हमारा समाज है, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जो नहीं, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर। राज्यपाल तो महामहिम राज्यपाल कहने की जरूरत क्या है? महामहिम राज्यपाल के साथ जो हिंसा हुई वो बिल्कुल गलत हुई, उनके साथ ऐसा नहीं होना तो चाहिए था। और वहां विधानसभा में जो विधानसभा में स्पष्ट मत विभाजन के फलस्वरूप बहुमत साबित किया जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जिन 5 विधायकों को निलंबित किया गया है उनके खिलाफ बाकायदा पुलिस की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जो है ये निलंबन हुआ है। हम और दूसरे मेहमानों के पास भी चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इसके और पहलू को। धर्मायन साहब, ब्रेक का समय, धर्मायन साहब हम आ रहे हैं आपके पास, ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र में सदन के अंदर विश्वास मत पर विवाद हुआ, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने देश को शर्मसार किया है। हम तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र विधानसभा में ये क्या हुआ। गर्ग साहब, आपसे इस चीज को समझना चाहेंगे कि ये जो तरीका अपनाया गया, कितना इसे आप जस्टिफाई समझते हैं? मैं राम आधार जी को दिल्ली का ही बता दूं। पिछले साल
विश्वास मत ध्वनि मत से ही पास हुआ था। डिवीजन एक समय पे अब तो तत्काल मांगना होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मांगे तो डिवीजन मिलता है, अदरवाइज कई बार यहाँ स्पष्ट था जब एनसीपी, जहाँ एनसीपी इतना खुले रूप से पहले दिन से कह रहे हैं कि हम स्थिर सरकार चाहते हैं, हम अविश्वास प्रस्ताव में या विरोध में मत नहीं देंगे, तो 41 एमएलए की इतनी स्पष्ट घोषणा के बाद शिवसेना और कांग्रेस दोनों कभी आपस में मिल नहीं सकते नॉर्मल वे में, अदरवाइज लेकिन पहली बार शायद एक साथ उनकी डिमांड है, हम तो चाह रहे हैं एक हो जाए। डिमांड हो तो समय पे डिमांड करने के बाद स्पीकर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, डिवीजन हो। अब वो फुटेज तो आप लोगों ने ज्यादा देखी होगी, हम तो सारा दिन फील्ड में रहे हैं। डिवीजन मांगना होता है विपक्ष के नेता ने, या एक संख्या है इतने खड़े हो जाए डिवीजन मांगे, मिलता है, देना चाहिए। परंतु क्या सपोज करो आज नहीं दिया, मैंने फुटेज नहीं, ये तो अवसर अभी बजट के ऊपर 6 बार आएगा, राज्यपाल का अभिभाषण पे आएगा, 2 दिन बाद ही इसके ऊपर वो करेंगे ना धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव पे आप ध्वनि मत से भी कर सकते हैं, डिवीजन भी मांग सकते हैं। तो कोई भी सरकार स्थिर जी, ये जो सत्र था ये सिर्फ विश्वास मत के लिए था, जो बातें आप कह रहे हैं वो अभी आगे हैं। मुझे लगता है कि अभिभाषण तो आज हुआ है, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, नहीं अभी नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। यही मैं कहना चाह रहा हूं, ये सत्र जो था ये विश्वास मत के लिए था, एक बात। दूसरी बात, अगर आपकी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट थी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट थी तो मत विभाजन होने देती ना, वहां पे क्या दिक्कत थी? मगर कोई हरज नहीं था, परंतु मांगा नहीं मांगा, पहली बात की फुटेज आप लोगों ने देखी, की तरफ से जो कहा गया, किसने किया था? शिवसेना ने डिमांड किया, शिवसेना ने किया, मतलब शिवसेना कांग्रेस दोनों ने। आज स्पीकर का चुनाव था, एक तरफ परंपरा की बात करने वाले नॉमिनेशन भरने के बाद विड्रॉ दोनों ने किया, मुख्यमंत्री ने उनके लिए फोन भी किया, वो तो किया, परंपरा निभाई गई। तो मैं ये नहीं समझता कि इतनी हिंसा करने की, राज्यपाल जी से मिलके आए थे, आने के बाद प्रतीक्षा करते और फिर रोजाना अवसर मिलेगा। ये सेशन होने के बाद 5-7 दिन के बाद सेशन तो आना है ना, उस सेशन के अंदर रोजाना वोटिंग हो सकती है। 6 महीने का तो वो है अविश्वास प्रस्ताव, अदरवाइज किसी भी फाइनेंस बिल के ऊपर, किसी धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग होकर सरकार गिरती है तो छिछलेदार होती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम बहुमत अपना नहीं है। परंतु आज चारों एक दूसरे के विरोध में लड़े हैं और तीनों इकट्ठे मिल जाएं तो हम सरकार में से आज भी बाहर होना चाहिए। तीनों मिल तो नहीं रहे ना, आज एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। एनसीपी को, ये अल्पमत की सरकार हुई, अल्पमत की संख्या पहले भी चली है ना, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि अल्पमत की सरकार नहीं चल सकती। केजरीवाल की सरकार पूरा साल पूरी टर्म, इंदिरा गांधी जी का जब डिवीजन हुआ था कांग्रेस का, वो दिक्कत नहीं, 68-9 में जब अल्पमत की सरकार चली है, इसलिए और आज भी जम्मू कश्मीर में दोनों साथ साथ भी हैं, अलग अलग भी लड़ रहे हैं ना। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार में साझीदार है। ये देश विडंबनाओं से भरा है। अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था, ऋषि मुनि अच्छे लोग थे, उन्होंने सोच समझ के बनाया था, परंतु इतने हम खराब हो जाएंगे उनको अंदाजा नहीं था। उदाहरण जिस तरह से पेश किया है यहाँ पर गर्ग साहब ने, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उदाहरण बहुत अधिक हैं। उदाहरण तो उत्तर प्रदेश में असेंबली में माइक तोड़कर एक दूसरे पर हमला करने का भी है। सवाल यह है कि डेमोक्रेसी में अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस, नहीं वो उदाहरण दिया जी उन्होंने मिनॉरिटी गवर्नमेंट रन का। माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो पिछली आप हिंसा का तो कोई समर्थन नहीं हो सकता। यूपीए गवर्नमेंट फंक्शनली माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही थी, जहां उसके पास बाहर से जब भी किसी मुद्दे पर जब अविश्वास प्रस्ताव आता था तो बाहर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी उसको सपोर्ट दे देती थी। नहीं, जेल में बंद लोगों की सपोर्ट मिलती थी। बाद में ये कहा जाता था कि सीबीआई का भय दिखा, खरीद फरोख्त होती थी। सरकारें तो दो ध्रुव वाले लोग मिलकर भी गिराते रहे, बीपी सिंह जी की। ठीक है, उन्हें अपनी बात करने दीजिए। अभी जो स्थिति है वो ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होना चाहिए था। जैसे ही आपने हरिभाऊ बागड़ी साहब को विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया, आपने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होना चाहिए था जी, आपको लगता है कि नहीं हुआ? देखिए, वॉइस वोट डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, शक नहीं है। और जबकि नंबर आपके बिल्कुल क्लियर है, 122 है आपके पास, 121 है। अगर एक की सदस्य का निधन भी हो गया है तो 121 है। तो आपके पास देखिए एनसीपी के 41 है, तो आपको कुल जो फंक्शनल चाहिए था केवल आपको 22 कम थे, तो आपके पास नंबर था। नंबर में कोई शंका संदेह नहीं है। और जिस तरीके से दोनों विड्रॉ किए गए विधानसभा अध्यक्ष के, दोनों बाकी जो कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से, तो आपको यह था कि भाई हमारे पास हरिभाऊ बागड़े साहब चुनाव जीत गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, और एक कम हो गया। एकनाथ शिंदे को नहीं कम हो गया, लेकिन
भाई ऐसी स्थिति में वोट डालने का अधिकारी वो भी है। दूसरी बात कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे को विपक्ष के नेता के रूप में चुने जाने की भी घोषणा उन्होंने कर दी। अब क्या दिक्कत आई कि उन्होंने वॉइस वोटिंग का सहारा लिया, ये बहुत बड़ा अबूझ प्रश्न है। वॉइस वोटिंग नहीं होती तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। और सी विद्यासागर राव साहब, राज्यपाल साहब को भी इस वक्त इस बात की, हालांकि हाउस में विधानसभा अध्यक्ष ही हाउस का निर्णायक वो होता है, सभापति होता है, मगर जिस तरह से सी विद्यासागर राव को पार्टी बनाया गया और हाथापाई की गई, ये एक शर्मनाक बात है। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अधीन होते हुए भी अनडेमोक्रेटिक परिपाटी अपनाई गई, ये चिंता का विषय है। 5 जो निलंबित किए गए हैं जो विधायक, वो फर्दर एस्केलेट होगा, फर्दर ये हंगामा खत्म नहीं होगा और भी मनमुटाव बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि हाउस डिसरप्शन आप लगातार देखेंगे, वेल में लोग आते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, हंगामा मचता रहेगा। प्रोफेसर सोलंकी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जो शिवसेना के विधायक हैं वो वेल के अंदर पहुंचे थे, उन्होंने डिवीजन की मांग की थी। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है, जो ये देखने का प्रोसेस है कि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट चलाने की रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है या नहीं, उस प्रोसेस को देखने का तरीका ये होता है कि जब ये बात इसकी घोषणा की जाती है कि अब हमें विश्वास मत हासिल करना है, उस टाइम, एग्जैक्टली उस टाइम पर अगर आपको लगता है अपोजिशन को कि विश्वास मत के लिए हमें वोटिंग चाहिए, तो खड़े होकर उसकी मांग करनी होती है कि हम ध्वनि मत से नहीं, हम वोटिंग से विश्वास मत चाहते हैं। यही चीज हम बता रहे हैं कि वेल के अंदर जाकर के जी शो ऑफ हैंड से नहीं चाहते हैं, हम सीक्रेट बैलेट चाहते हैं। ये सारी बातें ये अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन ये अधिकार तभी है जब इलेक्शन का प्रोसेस, जब उस चीज को फाइनल करने का प्रोसेस आरंभ हो रहा है, उससे पहले यदि ध्वनि मत आप प्राप्त कर लेते हैं, अपोजिशन को लगता है कि ध्वनि मत शोर शराबे में हुआ, नहीं प्राप्त किया गया, तो उस टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन का ये प्रोसेस था, ये ध्वनि मत प्राप्त करने का जो प्रोसेस था वो गलत था। बात ये होती है माइनॉरिटी मेजॉरिटी को इस तरह से लेकर नहीं चल सकती कि मेजॉरिटी के अपने कुछ अधिकार हैं, अगर उन्होंने वे अधिकार व्यक्त कर दिए हैं, उसके बाद आप ये कहना शुरू करें कि भाई हम तो इस मामले में हमारी हार हुई है, इसलिए हम कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं, ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। माइनॉरिटी को राइट है, लेकिन माइनॉरिटी को राइट केवल उसी टाइम है जब उस प्रोसेस की शुरुआत होती है, उसके बाद नहीं है। एक तो ये है कि उस समय पर आपने वोटिंग की बात नहीं करी है, क्लियर कट डिवीजन की बात नहीं करी है, आपने शो ऑफ हैंड्स की बात नहीं करी है। बात आपने तब की है जब एक प्रोसेस पूरा हो गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी है महामहिम गवर्नर के साथ, जो हाथापाई हुई है, जो गलत हुआ है, वो बेहद शर्मनाक बात है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर गवर्नर भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होते और उस असेंबली में ऐसी घटना होती है, किसी भी हिंदुस्तान की असेंबली में ऐसी घटना होती है, तो ये देश की संस्कृति और देश का इतिहास, इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का इतिहास तो आप कोट कर देंगे कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन पंचायतों के इतिहास इस तरह के नहीं होते। लेकिन सोलंकी साहब, जो बात हम कह रहे हैं कि चूंकि जब ये तमाम प्रोसेस चल रहा था, उस वक्त शिवसेना के जो विधायक हैं वो वेल में गए थे, इसी चीज की डिमांड करते। वेल में जाने की जरूरत नहीं होती, तो एक बार स्लिप भेजनी होती है। जहां तक मेरी समझ है, वो बैल में तब गए थे, मेरी जहां तक समझ है, जब ये क्लियर हो गया था उनको कि ये विश्वास मत लगभग प्राप्त कर लिया है। और वैसे भी यदि समझदारी देखी जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं कि गवर्नमेंट के पास रिक्वायर्ड मेजॉरिटी थी, रिक्वायर्ड सपोर्ट था। जब एनसीपी ने खुला सपोर्ट कर रखा है, जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, जब लीडर ऑफ अपोजिशन का चुनाव होता है, इसी आधार पर सारी चीजें क्लियर हो रही थी। उसके बाद आप इस तरह की बात करते हैं। कई बार सदन में सोलंकी साहब ये ठीक नहीं हुआ है। अहिंसा जो हुई है वो गलत हुई है,
हिंसा एक्शन की बात अहिंसा हमारे नहीं माननीय हो साथी कह रहे हैं कि एक्शन जो अभी लेने की बात है, 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया, 5 एमएलए को, उससे और प्रॉब्लम एस्केलेट होगी, ऐसी बात भी यहाँ आ रही है। मुझे लगता है कि एस्केलेट तब ज्यादा होगी जब हम ये मैसेज दे पाएंगे कि हम इस तरह की चीजों को इग्नोर करते तो हैं। प्रिविलेज ऐसी कमेटी चीजें में इग्नोर जाके करने की termination नहीं है। मुश्ताक साहब, नहीं, उस पे एक्शन इस पर होने एक लाइन हम केवल ठीक है। ये सदन में कई बार ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित होने के बाद भी विरोध होता है और उस पर वोटिंग देखा गया है। तो ये जो कहा जा मानना रहा पड़ता है ना, होता दोनों। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसके तो बाद भी होता मैं देखा तो गया है। एमएलए रहा हूँ। हो जाए, जो ये बता यदि रहे नहीं हैं, हो, ध्वनि मत के साहब तुरंत नहीं बाद होगी, मानना यदि- होता ये है। नहीं, ये बात मैंने- नहीं है। यदि कई बार वोट- हुआ है, सदन में हुआ है। यदि ध्वनि मत के बाद वोटिंग नहीं हो तो अहिंसा उसका रास्ता नहीं हो सकता। अहिंसा की बात नहीं, आप अहिंसा नहीं, हिंसा की बात हम कर रहे हैं कि हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा का रास्ता देखिए, ये ध्वनि मत से होता रहा है और ये परंपरा रही है अपने यहाँ विभिन्न सदनों में, इवन लोकसभा में होता रहा है। मुश्ताक तुरंत साहब, मांगना पड़ता है। मुश्ताक उसी साहब, दरमियान जब इस हंगामा तरह तो से उसी समय हालात शुरू फंस हुआ जाए था। तो कानून नहीं, क्या ध्वनि कहता है? मत के बाद खड़े होके मांगना पड़ता है, डिवीजन चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल डिवीजन चाहिए और हमें जिस तरह की और वोटिंग बिना मांगे हम और हम तो इतना तो लिखित नहीं में दे हुआ। के भेजते हैं। मुश्ताक साहब जी जब हालात फंस जाएं तो क्या करें? भाई देखिए, मेरा तो ये कहना है जी कि डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जी जो उभर करके आया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है लेकिन जिसको सभी मानते हैं, वो है ट्रांसपेरेंसी। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई भी काम किया जाता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसीलिए जब कॉन्फिडेंस प्राप्त किया जा रहा है असेंबली में, तो हर किसी को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें किसी तरह की कोई एम्बिगुइटी ना हो। अब जो वहाँ के असेंबली में हुआ है तो सही है, ये कन्वेंशन रहा है कि वॉइस वोट से होता है, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब हम गलत लोगों को चुन करके लाएंगे जिनमें डिसिप्लिन नहीं है, सारा मामला ये खराब हुआ है क्योंकि उन लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, उनमें पेशेंस नहीं है। और ये उन्हीं लोगों की नहीं है, हम सारे हिंदुस्तानियों की आदत हो गई है कि हमें धैर्य नहीं है, हमें पेशेंस नहीं है, हमें डिसिप्लिन नहीं है, हम वेट नहीं कर सकते हैं। और पॉलिटिशियंस की बात तो यह है कि आप देख रहे हैं कि कैसा क्रिमिनलाइज हो गया है पॉलिटिक्स। इसलिए इससे सबक लेने की ये चीज़ है कि हम ये कोशिश करें कि गलत लोग पार्लियामेंट में, असेंबली में ना आए, और जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है उनका पनिशमेंट और भी डिटरेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ ये कि तो अगर तमाम उनको राजनीतिक expel भी दलों कर को दिया समझना जाए है। और वो अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल कोर्ट जो है इनडिसिप्लिन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो भी जो है जो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, तो इन लोगों ने जो कुछ भी किया है दैट इज एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज एन अटैक ऑन द पार्लियामेंट्री प्रोसेस। इसको जो है कंडेम करना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। पहला वाकया सबसे पहले तो एक तमिलनाडु असेंबली में हुआ था जहाँ पे कि जयललिता को पर असॉल्ट भी किया गया, फिर यूपी का हुआ और ये हुआ है, बहुत शर्मनाक बात है। और हम लोगों के लिए जब बाहर का कोई आदमी आता है और इस पर सवाल कर देता है तो हमारा जो हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि आवर्स इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक, और है भी, हमारा डेमोक्रेसी सबसे बड़ा है। और हमारे यहाँ इलेक्शंस और सारी चीज़ें जो है जो पड़ोसी के देश हैं उनसे ज़्यादा डीप रूटेड हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ होती है, यस वी आर प्राउड ऑफ दैट। लेकिन ये है कि जो महाराष्ट्र असेंबली में हुआ है, जो लोगों ने किया है, तो जब इस तरह की चीज़ आती है तो हम लोगों का सर जो है शर्म से झुक जाता है। मैं कहता हूं कि नॉट ए सिंगल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल, एवरीबॉडी इज पार्शियली रिस्पॉन्सिबल। नहीं धर्मानी साहब, ये जो हालात, जो इस तरह के हालात बने हैं, शिवसेना अचानक उसके फौरन बाद ही कहा यह गया कि नेता विपक्ष का पद जो है लिया है उसने, आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें गड़बड़ है। देखिए, मैं ये जो अभी आपको पहले बात कही है जी कि एक फ्लोर पर एक एक्शन गलत हुआ, मान लेते हैं जो शिवसेना या कांग्रेस कह रही है वो ठीक कह रही है, उनकी मांग नहीं मानी गई। उससे पहले वहां की कार्रवाई जिस प्रकार चली, जिस प्रकार उन्होंने विपक्ष का पद स्वीकार किया और जो भी स्थिति चली, और यूनानिमस आपने स्पीकर का चुनाव किया, स्पीकर का पहला तो एक्शन है ये। स्पीकर जिसको आपने यूनानिमस चुना, उसने सबसे पहला डिसीजन ये दिया,
आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे? क्या मारपीट करेंगे? आप जाएंगे गवर्नर के पास, गवर्नर के पास आप पहुंचे हैं, वहां पे आपने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, टाइम देंगे, उसको टाइम तो देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल सही बात। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी वहां पर हुआ है, अगर पक्ष ने उनकी बात नहीं मानी, स्पीकर ने नहीं मानी, तो उनके पास प्लेटफॉर्म था। अगर यहां पर यानी उन्होंने इस मौके को एक तरह से गंवाया है। यस, और उसके बाद मुझे लगता है कि जो मामला गवर्नर के पाले में आना चाहिए था, आज वो पूरा का पूरा मामला विपक्ष पर बैक ट्रैक हो गया। मैं इसमें अंदर भी ये भी कहना चाहूंगा, और ये जो उन्होंने हिंसा की है, इसको कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर इवन उनकी अपनी पार्टी के लोग भी, सेंसिबल लोग, जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए उनको इसके लिए कहीं ना कहीं तैयार रहना चाहिए। और इसका कोई जो आप रेमेडी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में हर चीज की रेमेडी है, लेकिन इसकी किसी भी प्रकार को नहीं, लेकिन अगर डिवीजन मांगा गया था तो उसमें कोई हर्ष नहीं था। मैंने क्या कहा, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो इसको जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं कि उनकी बात ठीक है और उनकी मांग नहीं मानी गई। आप अगर हमारी मांग नहीं मान रहे तो हम कहीं दूसरा प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, शिकायत तो करेंगे ना। चलिए एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ वो निंदनीय था, लेकिन चूंकि विश्वास मत के दौरान विवाद पैदा हुआ है और उस चीज को लेकर के तमाम जो है तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तमाम तरह की बातें अपने अपने अंदाज से की जा रही हैं। लेकिन माणिकराव ठाकरे जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र से, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उसे सुनते हैं। वाजपेयी सरकार के वक्त ये हुआ था, उन्होंने एक मत पे वो सरकार चली गई थी। यहाँ पर कम से कम 25 सदस्य कम है, फिर भी ये सरकार वहाँ पे रहने के लिए जिस तरीके से चाल की गई है वो हम नाकाम करेंगे। हम लोकशाही के अंदर हम जरूर लोगों के सामने जाकर ये बात रखेंगे और विधानसभा किसी हालत में हमारे यहाँ पर जो सदस्य है वो चलने नहीं देंगे। तो सदन को चलने नहीं देंगे, कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ कर दी है। गर्ग साहब, 43 सीटें लेके 288 में विपक्ष का पद भी आज गंवा दिया, शिवसेना को मिल गया। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन कितनी जाहिर करेंगे, अपनी पार्टी को ठीक ठाक करें, लोगों का विश्वास प्राप्त करें, चलने नहीं देंगे। ये बाल ठाकरे वाली भाषा, उद्धव ठाकरे बोले या माणिकराव बोले, ये भाषा इस देश का यूथ सुनना नहीं है। अकेले ही है, नहीं शिवसेना भी साथ में मिलकर रहे ना पता तो चल जाए लोगों की। शिवसेना तो कैसे चलाएंगे जिस तरह की बातें यहाँ चलाएंगे ना, देश सब कुछ देख रहा है और सब कुछ देश देख रहा है, निर्णय देश ने करना है। नहीं चलाएंगे तो हम चुनाव कराएंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, आपको जाए ना, हम तो चाहते हैं ये तीनों इकट्ठे हो जाएं तो एक चुनाव और करा देंगे हम। रमादार, अभी भाजपा के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भाजपा के, ये तो गर्ग साहब तो बड़े बड़े लीडर हैं, भाजपा के सभी नेतागण आज उपदेशक की भूमिका में आ गए हैं, ऊपर से नीचे तक। कांग्रेस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पे वो ज्यादा चिंतित हैं। इस बात की चिंता भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं को या पंचायत स्तर के जो नेता हैं उनको भी इस बात की चिंता नहीं है कि जो दायित्व था आज महाराष्ट्र विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष का, उस दायित्व को पूरा नहीं किया उन्होंने। तो इसके लिए वर्क तो नहीं कर रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपनाया जाए, उपदेश दे रहे हैं। नहीं, हिंसा का रास्ता जो अपनाया गया, या मान लीजिए धक्का मुक्की जो वहां पे हुई, पहले भी सदन, ठीक है, महाराष्ट्र में सदन में, मैं बिहार से आता हूं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार बहुत बदनाम है, लेकिन हमारे बिहार के सदन में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। यूपी में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र भी उसी रास्ते है।
ये हिंसा का समर्थन कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति की बात आप छोड़ दें, कोई मूर्ख भी नहीं करेगा। सदन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने धक्का मुक्की किया उन्होंने गलत किया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन मानिक राव ठाकरे जी जो कह रहे हैं वो तो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। ये भी कहना उन्होंने चाहिए ये कहा नहीं होनी चाहिए, इतना तो बोल दो। मत विभाजन, अब मैं आपके बगल में बैठा हूं, हमसे आप पूछ रहे हैं तो मैं अपनी बात कहूंगा। ठाकरे साहब की बात तो मैं नहीं पढ़े लिखे आदमी। ठाकरे साहब ने कहा, अरे भाई वो भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों दिया इतने? ये अपना मानिक राव जी ने कहा कि मत विभाजन नहीं करने दिया गया, मत विभाजन नहीं हुआ, इसलिए हम सदन नहीं चलने देंगे। उनका दायित्व है। ठीक है अजीत, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह का रुख यहाँ पर सरकार का देखने को मिला है, आपको लगता है कि क्या कहीं जो है बीजेपी की जो नई सरकार है, फडणवीस सरकार, वो वोटिंग से भागी है? देखिए, मानिकराव ठाकरे साहब के बयान को गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन बीजेपी ने लोकशाही की हत्या कर दी। तो ये एक बहुत ही मतलब अंडरलाइंड स्टेटमेंट है, जिसको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आगे रुख साफ हो गया है कि कांग्रेस अब कम से कम इस मूड में नहीं है कि अल्पमत की सरकार का स्मूथ सेलिंग हो, आराम से विधानसभा सत्र चले। तो ये एक वार्निंग है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के साथ सही कह रहे हैं कि कुछ फ्रस्ट्रेशन भी है, क्योंकि अब विपक्ष का भी नहीं मिला, नेता पद नहीं मिला। दूसरी बात की इतनी करारी हार हुई, तो कांग्रेस के पास कुछ खोने को नहीं है। अब वो डिस्रप्शन की राजनीति थोड़ी बहुत करेगी, मगर बीजेपी के पास भी मोरल जो कहते हैं वो अभी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में जब तक आपके पास नंबर नहीं हो तब तक मोरली आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है। तो जाहिर है एनसीपी जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े हैं उसके बाहर से समर्थन के बल पर कांग्रेस बीजेपी की सरकार एनसीपी ने तो अपना रुख साफ कर दिया ना। किसने अपना रुख साफ कर दिया? एनसीपी ने तो अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था कि वो सरकार को हर तरह से समर्थन दे रहा है। यूनिलैटरल सपोर्ट का मतलब ये है, इस पे डाउटफुल ये सपोर्ट है ना। कैमरे के सामने का सपोर्ट है, वो सदन का सपोर्ट नहीं है। मतलब ये है, यूनिलैटरल सपोर्ट का मतलब ये है कि ये डाउटफुल है। लोग कह रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में जो भी करप्शन हुए हैं उनको ढकने के लिए, छिपाने के लिए ये एनसीपी बाहर से सपोर्ट कर रही है ताकि वो मामले ना खोले जाए। ये कहा जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं या फिर ऐसा सचमुच है जिसकी बार बार बात की जाती है? ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, इसमें एक जो चीज इन्होंने अजीत जी ने कही है, मुझे लगता है कि अगर इस बात को देखा जाए, जो इनका पक्ष इन्होंने रखा है, इसमें कोई शक नहीं कि ये एप्रीहेंशन है कि एनसीपी ने इसलिए सपोर्ट दिया है कि चीजें ढकी रहें। तो मेरे को लगता है एनसीपी कांग्रेस के साथ ही थी उस समय, और हो सकता है कि कांग्रेस और इनकी कन्वाइंस हो आपस में कि तुम सपोर्ट दो भाई, मामले दबे रहे। ये भी एक हमें तो पता लगता है कि किसी भी प्रकार की गेम हो सकती है कि भाई आप सपोर्ट दीजिए। और शिवसेना जो है, तो सवाल मुझे लगता है कि शिवसेना अकेली इस मामले में खड़ी है कि वो कैसे टिकी रहेगी सरकार, कब तक टिकी रहेगी? देखिए, एनसीपी के साथ जो दूसरी दिक्कत है वो ये है, या शिवसेना के साथ दूसरी दिक्कत यह है कि बीजेपी माइनॉरिटी गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकती। इन दोनों पार्टियों को सबसे ज्यादा खतरा पोचिंग का है कि कहीं ना कहीं उनके सदस्यों को पटाकर बड़े पैमाने पर अगर हॉर्स ट्रेडिंग कराई गई तो क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर भी ये दोनों पार्टियां चिंतित हैं। इसीलिए शायद, या कांग्रेस के साथ भी ये दिक्कत है, क्योंकि महाराष्ट्र में आप देख चुके हैं कि कैसे कांग्रेस के या एनसीपी के नेता या शिवसेना के नेता पाला बदलते हैं, बड़े बड़े नेता। तो ये एक दिक्कत है और इसको लेकर वो ये तीनों पार्टियां जो बाहर हैं ये चिंतित है। बिल्कुल। राजवीर सर, जो कुछ स्थिति बनी हुई है, चूंकि अगले मुद्दे पे जाना है हमें, आखिर क्या कुछ रास्ता निकलेगा? विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस ने अपने रुख को साफ कर दिया है। नहीं, देखिए, इसमें सारा रास्ता जो निकलेगा ना, जो पहले भी निकलना था और अब भी जो निकलेगा, वो ये है कि स्पीकर को पहले तो अपना फैसला बताना पड़ेगा कि मैं अब क्या सोचता हूं। नहीं, स्पीकर ने तो बिल्कुल पूरी तरह से चीज बता दिया है, तो उसने साफ कर दिया कि जो भी काम किया गया है वो प्रक्रिया के मुताबिक है, उसमें कोई असंवैधानिक काम नहीं है। तो आपको गवर्नर के पास जाना पड़ेगा जो असंतुष्ट है उन लोगों को, और गवर्नर की जब तक सोच सामने नहीं आती तब तक कोई रास्ता नहीं निकलता। जब गवर्नर अपनी सोच क्लियर कर दें कि मुझे भी ठीक लगता है जो स्पीकर ने कहा है वो ठीक है, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में पूरी हो जाती है। और गवर्नर साहब अगर ये कहते हैं कि अभी दोबारा से ध्वनिमत की नहीं, बिल्कुल क्लियर डिवीजन के साथ, वोटिंग के साथ
सीक्रेट बैलेट के साथ, शो ऑफ हैंड्स के साथ आपको ये करना है तो वो किया जाना चाहिए और उसी से रास्ता निकलेगा। मैं इस बात को पूरी तरह सपोर्ट करता हूं कि ट्रांसपेरेंसी तो होनी ही चाहिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद अगले मुद्दे पर चलेंगे।